हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शो लाइव विद टीम अरोरा। हम हर फ्राइडे आपके साथ जुड़ते हैं, रियल एस्टेट की चर्चा करते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। और इस बार भी हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आए हैं, हाउ टैरिफ इंक्रीज कुड शेप द फ्यूचर ऑफ कनाडाज रियल एस्टेट मार्केट। और आज हमारे साथ शो पे जुड़ रहे हैं हमारे ब्रोकर दिनेश अरोड़ा जी और हमारे रीसेल स्पेशलिस्ट अजय जी। वेलकम टू द शो गाइस। थैंक यू Thank you. वेरी तो मच। दिनेश जी, एक महीना होने को आया है 2025 का, और रियल एस्टेट मार्केट पे आजकल कोई अपडेट अगर आप बताएं, आप इस महीने में कैसी रही रियल एस्टेट मार्केट? तो जतिन, जैसे 2024 के अंदर इन्वेंट्री का जो नंबर था, अगर लास्ट के 2-3 महीनों में देखें तो वो 14-1500 के आसपास था अगर हम ब्रैम्पटन का देखें, और जीटीए का भी 10,000-11,000 के आसपास का था। तो जैसे जैसे विंटर अप्रोच होती गई, कुछ वेकेशंस पे लोग चले जाते हैं और प्रॉपर्टीज़ के ऊपर सेल का इम्पैक्ट कम था, तो सेल कम हो रही थी प्रॉपर्टीज़, तो धीरे धीरे वो प्रॉपर्टीज़ शायद मार्केट से भी निकल गई। तो जैसे स्टार्टिंग ऑफ द ईयर था, उसमें जो इन्वेंट्री थी वो रफली अराउंड 950 970 इसके आसपास थी, और थ्रू आउट तब से लेके 2025 फर्स्ट जनवरी से आज तक वो नंबर अराउंड वही 1050 अगर हम ब्रैम्पटन की देखें, और 7 से 8,000 जो है जो वो जीटीए के अंदर अगर हम देखें तो उतनी की इन्वेंट्री अवेलेबल रही है। हालांकि जैसे इन्वेंट्री कम हुई थी तो ऐसे लग रहा था कि उधर से इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, 2 बार 0.5% इंटरेस्ट रेट कम हुआ। कुछ सीएचएमएससी की भी नई गाइडलाइंस जारी हो गई थी कि उन्होंने एक लिमिट बढ़ा दी थी, मिलियन को बढ़ा के 1.5 कर दिया था, और उसके साथ साथ अमोर्टाइजेशन भी 25 से बढ़ा के 30 साल कर दी थी लोगों के लिए। तो लोगों को लग रहा था कि मार्केट में एक्टिविटी आएगी, प्राइस वैसे ही बढ़ेंगे या सेल्स जो है बड़ी क्विक होएंगी, बट ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। उसका सबसे एक बड़ा रीजन था कि एक रियल एस्टेट मार्केट है, और दूसरा अगर देखा जाए तो पॉलिटिकली या जो फाइनेंशियली गवर्नमेंट के डिसीजंस रहे उसका मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। तो लोग स्टिल मार्केट में इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाए कि बहुत ज्यादा एकदम एक्टिविटी बढ़े। यस, सेल्स हुई जैसे कि पीछे था, और खासकर फर्स्ट टाइम होम बायर वो भी ट्राई कर रहे थे। हालांकि सीएचएमएससी का लग रहा था कि लोगों को एक बहुत बड़ी रिलीफ मिलेगी, मिलियन से एकदम आपको 1.5 तक ले गए, बट वो इम्पैक्ट भी ज्यादा देखने को नहीं मिला, क्योंकि अगर आप उसको क्रॉस करके 1.4 1.5 की रेंज तक जाते हैं तो फिर आपका जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो भी इतना इजी नहीं है। तो बहुत से जो बायर हैं वो उसको क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो बेस्ड है आपकी इनकम के ऊपर, आपकी और लाइबिलिटीज के ऊपर। तो कई बार लोगों की जो इनकम और लाइबिलिटीज हैं, जो उनके ऊपर ऑलरेडी डेट्स हैं, वो उसको कवर अप नहीं कर पा रहे थे, और जो वो कवर अप नहीं कर पा रहे तो उसका भी कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट ऊपर के लेवल तक नहीं दिखा। हाँ, मिलियन 1.1 इसकी रेंज तक लोग धीरे धीरे उसको क्वालिफाई कर पा रहे हैं। बट जैसे अभी जो आज का हमारा टॉपिक भी है उसके बीच जैसे ही मतलब लग रहा था कि अभी ट्रंप साहब आएंगे, और पहले भी उनकी एक स्टेटमेंट आई थी कि शायद टैरिफ वगैरह लगेंगे, तो उन चीजों की वजह से थोड़ा मार्केट में ना इंस्टेबिलिटी रही, और उसकी वजह से भी मार्केट बिल्कुल ऐसे कोई एक्टिवली शूट अप नहीं हुई। और जैसा कि हम अपनी पिछली सारी कन्वर्सेशन में बात करते आए हैं कि भाई हो सकता है मार्केट में थोड़ी एक्टिविटी रहे इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, पर यह नहीं है कि प्राइस में कोई बहुत ज्यादा उछाल आएगा या बहुत ज्यादा कीमतें फिर पहले की तरह होने चल जाएंगी। क्योंकि अभी अभी जो 1-2 साल पहले लोगों के साथ हुआ कि उन्होंने हाई प्राइस पे बाइंग की, फिर बाद में जाके उनको लॉस लेने पड़े, तो अब लोग थोड़ा टाइम उसको वेट करेंगे। प्राइस पॉइंट में मेरे को नहीं लगता कि आने वाले टाइम में भी कोई बहुत ज्यादा अग्रेसिव आपको अग्रेशन देखने को मिलेगी। बट हाँ, ये हो सकता है कि अगर लोग अंडरस्टैंड कर जाएं कि भाई इस मार्केट के अंदर यही एक रियलिस्टिक प्राइस है, और अगर रियलिस्टिक प्राइस के ऊपर चीजें आने लग जाएं तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो हैं वो मूव कर सकती हैं। बहुत सही कहा आपने दिनेश जी। दिनेश जी, अगर सेल्स के बारे में बात करें, सेल्स लास्ट ईयर और इस ईयर को अगर हम कंपेयर करें तो उसका कोई आप ट्रेंड देख रहे हैं कि लास्ट ईयर और इस ईयर की सेल्स का? देखो, लास्ट ईयर जब हम देख रहे थे तो लास्ट ईयर में जो सेल हुई हैं वो रफली अराउंड 68-69,000 जो सेल हैं वो हुई हैं, जो टोरंटो रियल एस्टेट बोर्ड जो सबसे बड़ा बोर्ड है यहाँ उसके ऊपर, तो वो इतनी सेल हुई हैं। इस बार एक्सपेक्टेशन है कि जैसे मार्केट में थोड़ी सी इन्वेंट्री कम है, थोड़ा बायर का रुझान बढ़ रहा था, अगर ये चीजें जो अगर हम देखें कि पॉलिटिकली जो डिसीजन है अगर वो थोड़े से स्टेबल होते हैं, कल को आने वाली गवर्नमेंट स्टेबल होती है, चीजें थोड़ी ठीक चलती हैं, तो ये एक एक्सपेक्टेशन है कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन तो हो सकता है 72-73,000
इसके आसपास या 75,000 तक नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जरूर बढ़ेंगी, जो हमारा अनुमान है अभी तक का। बट अगर आप सोचें कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ने के साथ साथ प्राइस पॉइंट में कोई ज्यादा फर्क पड़े, तो प्राइस पॉइंट में मेरे को कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता हुआ नजर यहां नहीं आ रहा है। प्राइस पॉइंट में ज्यादा आपको फर्क नहीं नजर आने वाला, जो आप कह रहे हैं। जो मोमेंटम है दिनेश जी मार्केट का, जो बायर्स और सेलर्स इस टाइम क्या सोच रहे हैं, किस किस माइंडसेट से मार्केट में है? जो प्रॉपर्टियां हमने बहुत सारी आपने प्रॉपर्टियां सेल पे लगा रखी हैं, तो सेलर्स की क्या अभी भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि बहुत हाई प्राइस मिलेगा उनको प्रॉपर्टीज के लिए, और बायर्स कैसे एक्ट कर रहे हैं इस मार्केट के अंदर? देखिए, होता क्या है ना, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, जब मार्केट मतलब ऊपर जा रही होती है, जब मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में होती है, सेलर के लिए हमेशा डिसीजन बनाना मुश्किल होता है। उसको लगता है कि मैं इसको थोड़ी देर और होल्ड कर लूं, प्रॉपर्टी और मेरी महंगी हो सकती है। वो कई बार डिसीजन बनाने में टाइम लगाते हैं। सेम चीज तभी होती है जब डाउनवर्ड ट्रेंड होता है, मार्केट नीचे की तरफ जा रही होती है, तब बायर के लिए डिसीजन बनाना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि अपवर्ड ट्रेंड में बायर डिसीजन बना लेता है, उसको लगता है कि कोई बात नहीं, अगर मैं महंगी बाय कर रहा हूं तो मेरी और भी आगे महंगी बिक रही है। यहां आके डाउनवर्ड ट्रेंड में उसको लगता है कि अगर मैंने आज बाय कर ली और 1.5-2 महीने 3 महीने बाद मेरे को लगा कि ये कम हो रही है, तो फिर मेरे लिए बड़ा चैलेंज है। और दूसरा बड़ा रोल प्ले करती है जो मार्केट में स्टेबिलिटी है। तो अगर मार्केट में अगर आप अपनी जॉब को लेके, अपने बिजनेस को लेके, अगर आपकी उसके ऊपर स्टेबिलिटी नहीं है, अगर इस तरह की कोई न्यूज आती है मार्केट में कि अगर टैरिफ लग गए तो इतनी सारी जॉब्स कट हो जाएंगी, बिजनेस स्लो डाउन हो जाएंगे, इमिग्रेशन की जो पॉलिसीज जैसे इंप्लीमेंट हो गई हैं, नंबर ऑफ जो अपने इमिग्रेंट्स थे वो कम हो रहे हैं, तो बेसिकली उन चीजों की वजह से बायर के माइंड में हमेशा एक डाउन मतलब डर रहता है कि अगर वो कोई चीज बाय करता है और डाउन द रोड 2, 4, 6 महीने, साल बाद अगर उसकी कोई फाइनेंशियल या जॉब या बिजनेस की सिचुएशन चेंज होती है और वो प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता है, तो तब उसको लगता है कि मेरे को वो प्राइस भी नहीं मिलेगा जिसके ऊपर हमने बाय किया हुआ है। तो लोग वेट कर रहे थे कि एक टाइम आएगा जब देन दे विल बी एबल टू सी द बॉटम, कि भाई ये बॉटम है मार्केट का और इसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगी। बट वो बॉटम अभी तक देखने को नहीं मिला है, तो इसीलिए लोगों के माइंड में थोड़ा सा फियर है। और क्योंकि मार्केट अनस्टेबल है, अप्रेजल्स नहीं आ रही, बहुत लोग लॉस में भी जा रहे हैं, और जैसे जिनकी इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपर्टीज हैं वो भी इन्वेस्टर्स भी थोड़े डिस्करेज्ड हैं। कई जगह उनको लैंडलॉर्ड को, टेनेंट के साथ कोई इश्यूज आ रहे हैं। फिर जैसे इन्होंने कैपिटल गेन का स्ट्रक्चर चेंज किया है, तो एंड ऑफ द डे ये सारी चीजें थोड़ी सी डिस्करेजिंग है। सिर्फ जो क्वालिफाइड बायर, जो थोड़ा बहुत विंड को बेयर कर सकता है, वही बायर मार्केट में है। तो उसकी वजह से ट्रांजैक्शन होने के चांसेस हैं, बट ऑन ए रियलिस्टिक नंबर। और हो सकता है, जैसे हम पहले भी बात करते आए हैं, कि प्राइस में कोई बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हुए, थोड़ा बहुत होएगा, बट बहुत ज्यादा एकदम की तरह जैसे पहला टाइम था वैसा होने के चांसेस कम है। वैसा होने के चांसेस कम है। थैंक यू सो मच दिनेश जी। मैं अब हमारे दर्शक, हमारे गेस्ट अजय जी से पूछना चाहूंगा। अजय जी, आप भी बहुत एक्टिव हैं मार्केट के अंदर। अजय जी, ये तो बात रही, दिनेश जी ने कहा कि जो सेल और बाइंग और सेलिंग की बात हुई, पर अगर हम रेंटल मार्केट की बात करें, आजकल हम एक ट्रेंड देख रहे हैं कि बहुत लोग घर बेच के रेंट पे जाना शुरू कर दिया उन्होंने। रेंटल मार्केट आजकल इस जो भी नया साल शुरू हुआ है, तो उसका कोई अगर आप अपडेट दें। बिल्कुल जतिन, मैं एक दो चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ कि रेंटल मार्केट कैसी है। रेंटल मार्केट हर एरिया की डिफरेंट तरह से चल रही है। लेट्स से अगर मिसिसागा की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे कॉन्डोस बन रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों की पोजेसन आ रहे हैं, कुछ क्लोज करवा रहे हैं, कुछ क्लोज नहीं करवा रहे। जो क्लोज करवा चुके हैं वो रेंट उन्होंने लीज पे लगाया हुआ है। लेकिन दूसरी साइड पे ये भी देखने को मिल रहा है कि वो एक राइट कैंडिडेट देख रहे हैं अपने एज अ टेनेंट, क्योंकि उनको एक सही टेनेंट चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ पे ओंटारियो में लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट बोर्ड का इतना बड़ा इशू है। लोग पहले फर्स्ट एंड लास्ट दे देते हैं, उसके बाद वो रेंट नहीं पे करते। 6 से 8 महीने का टाइम लगता है केस को सॉल्व होने में। तो वो सारा जो प्रोसेस है वो लोग फेस नहीं करना चाहते। जो ऑलरेडी फेस कर चुके हैं वो बड़े पर्टिकुलर हो गए हैं कि हमें ये भी देखना है, ये भी देखना है, हमें ट्रिपल ए टेनेंट चाहिए, या जिनके पास फिक्स जॉब्स हों। ऐसा ऐसा इशू आ रहा है। ये नहीं है कि रेंटल हो नहीं रहे, रेंटल हो रहे हैं, लेकिन लैंडलॉर्ड पर्टिकुलर हो रहे हैं अब बहुत ज़्यादा। पहले की तरह नहीं है कि बहुत कम डॉक्यूमेंट्स चेक करते थे, अब ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट होता है, क्रॉस वेरिफिकेशन होती है।
सारा कुछ चेक होता है। अगर हम देख रहे हैं कि रेंटल मार्केट भी बहुत ज़्यादा स्लो है, उसकी ये भी वजह है कि लोग लैंडलॉर्ड पर्टिकुलर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। जैसे मॉर्गेजेस के लिए बैंक पर्टिकुलर हो रहे हैं, वैसे ही लैंडलॉर्ड भी अब अपना घर रेंट आउट यस करने से पहले बहुत सोच रहे हैं। मार्केट में जो अनसर्टेनिटी है, मे बी उस वो फैक्टर है जो इसको लैंडलॉर्ड थोड़े और चौकन्ना रह के रेंट आउट करना चाहते हैं। हाँ जी, ये हाँ भी जी, रीज़न है कि जो रेंटल इन्वेंटरी है वो ऊपर जा रही है, इन्वेंट्री क्योंकि बढ़ रही है हाँ मार्केट जी, इन्वेंट्री ऊपर जा रही है क्योंकि लीज़ जल्दी हो नहीं रहे पहले की तरह से। में। सो ओके, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। देयर आर सो हम मेनी। ये नहीं कह सकते कि फ्लड आया हुआ है मार्केट में रेंटल प्रॉपर्टीज का। वो भी एक है क्योंकि बहुत सारे यूनिट बन के रेडी हो चुके हैं और कुछ रेडी होने वाले हैं। सो बहुत सारी चीज़ें एक साथ साइमल्टेनियसली चल रही हैं। सो इसलिए जो लैंडलॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो गया, स्पेशली इन मिसिसागा एरियाज और ओकविल में। थैंक यू अजय जी। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हम आपसे जुड़ते हैं कुछ ही पलों में। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and जबरदस्त बहुत आला चाय, आला चूरो चाय। चाय it's creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी अच्छी थी और थिक। थैंक यू। I think she says and double that. I come here. My husband comes here every day. Oh, thank you. Very refreshing. I love it. चाय आपकी बहुत जबरदस्त, बिल्कुल घर वाली चाय, कड़क चाय का मजा लेता हूँ, घर वाली चाय। हमारा सीजन ओपनर था 2024 का फॉर देसी बाइकर्स ऑफ कनाडा। चाय सोशल स्पॉन्सर, वी वांट टू थैंक द टीम ऑफ चाय सोशल। ग्रेट एक्सपीरियंस, ग्रेट कड़क चाय, Best kadak chai in town. Absolutely. Is Chai Social. 100%. Thank you so Everybody much. loved it. We appreciate your support and hopefully we can count on you in the future. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence.
कनाडा में बढ़ती हुई महंगाई, जराइम में बेहद इजाफा, घरों की आसमान को छूती कीमतें, स्कूल में छोटे बच्चों की फौहश सेक्स एजुकेशन। ऐसा क्यों? कौन जिम्मेदार? लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी या दोनों? इन जैसे मसाइल के हल के लिए 2020 में मारूफ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राणा ने सेंट्रस पार्टी की बुनियाद रखी। सेंट्रस पार्टी हम सबकी आवाज है। आप भी सेंट्रस पार्टी में शामिल होकर हमारा साथ दें। मजीद तफसीलात के लिए centruscanada.ca विजिट करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हम वापस आ गए हैं हमारे शो लाइव विद टीम अरोड़ा पे। अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, ये एक लाइव कॉल है, हमें कॉल कर सकते हैं आप 647-484-0018 पे, और हमारे ऑफिस को भी कांटेक्ट कर सकते हैं 4169108923। ब्रेक से पहले हमने मार्केट के अपडेट्स आपको बताया। अब हम अपने टॉपिक्स में थोड़ी डिस्कशन करते हैं कि पहले ही कनाडा में इतना कुछ हो रहा है, कभी इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, कभी ट्रूडो जी ने रिजाइन कर दिया है, कभी क्या कहते हैं पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, और ऊपर से यूएस में जो टैरिफ हमारे पे लगाने की सोच रहे हैं, उस पे रियल एस्टेट मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं दिनेश जी से। दिनेश जी, अगर मान लीजिए कि कल डोनाल्ड ट्रंप जी ने हमारे कनाडा पे टैरिफ लगा दिया 1 फरवरी से, तो उसका रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? तो जितिन, पहले थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि जैसे अगर अमेरिका की तरफ से हमारे ऊपर टैरिफ लगता है, जैसे कि अभी जो नाफ्टा का इनका एग्रीमेंट है, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, उसके ऊपर कोई टैरिफ नहीं है। तो अगर वो टैरिफ हम पे ऊपर कोई लगाते हैं, तो जितना भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ से होके यूएस में बिक रही है, जब उसके ऊपर वो टैरिफ लगेगा तो वो सामान वहाँ की मार्केट में महंगा होना शुरू हो जाएगा। अब है क्या कि यूएस के पास कनाडा के अलावा और भी रिसोर्सेज हैं, और भी जगह से उनके पास सामान आता है। तो जब उनका जो वेंडर है, यूएस का जो वेंडर है, उसके पास कनाडा से भी सामान आ रहा है, उसके ऊपर टैरिफ लग गया, उसकी वहां प्राइस बढ़ जाएगी। और उसके पास मान लीजिए चाइना है, कोई और कंट्रीज है, या उनकी अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग है, अगर उनके पास और भी रिसोर्सेज हैं उनके वेंडर्स के पास, तो तब वो देखेंगे कि उन्हें सस्ता कहां पे पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली जब टैरिफ लगेगा तो कनेडियन सामान यूएस की मार्केट में जाके महंगा हो जाएगा। तो उनके वेंडर के पास चॉइस होगी कि वो कनाडा का सामान लें या वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग या किसी और के साथ डील करें। तो ऑब्वियसली यह जहां से उनको सस्ता लगेगा वो सामान वो वहां से लेंगे और वो सेल होएगा। इससे होएगा क्या कि यहां जो प्रोडक्शन हो रही है, जब इनका सामान आगे नहीं बिकेगा कनाडा का यूएस की मार्केट में, क्योंकि कनाडा के पास यूएस की ही एक बहुत बड़ी मार्केट है जहां पे जाके वो अपना सामान सप्लाई करते हैं, और इनका ट्रेड भी काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। तो जब ये सामान यहां महंगा होएगा, यहां पे प्रोडक्शन ज्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे क्योंकि सामान आगे बिक नहीं रहा, और अगर वो सामान बिक नहीं रहा, यहाँ पे सरप्लस हो रहा है, वो महंगा पड़ रहा है यूएस को, वो वहां बाहर से सामान ले रहे हैं या अपना यूज कर रहे हैं, तो यहां भी उसका इंपैक्ट पड़ेगा लोकल जॉब मार्केट के ऊपर। तो जॉब्स भी डेफिनेटली, जैसे अभी अपना डग फोर्ड साहब ने कहा कि हमें जॉब्स कट करनी पड़ सकती हैं, तो यस, हमें करनी पड़ेंगी, क्योंकि आगे ही हमारे पास स्टॉक सरप्लस है, आगे हमारा सामान बिक नहीं रहा। तो डेफिनेटली जो कंपनीज हैं वो कैसे सरवाइव करेंगी, वो प्रोडक्शन अपनी कम करेंगी। प्रोडक्शन कम करने के लिए उनको आदमियों की जरूरत भी कम रहेगी। तो इससे होएगा क्या कि जब यहाँ पे जॉब कट होएंगी, जब ओवरऑल अनस्टेबिलिटी आएगी, तो उसकी वजह से जो रियल एस्टेट मार्केट है उसके अंदर भी अनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी। लोग किसी भी तरह की बाइंग के डिसीजन को लेके डिस्करेज होएंगे। और दूसरी चीज इसमें यह है कि अगर कनाडा वापस उसको काउंटर करने के लिए टैरिफ लगाता है, तो यूएस का सामान जो पहले यहां पे आके आपको एक रीजनेबल प्राइस या किसी भी प्राइस पे मिल रहा है, वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो आपकी जो अफोर्डेबिलिटी है वो भी कम होएगी, आपको वही चीज महंगे प्राइस के ऊपर खरीदनी पड़ेगी। और बहुत सा जो कंस्ट्रक्शन का सामान भी आता है यूएस से, वो भी जब यहां आके महंगा होएगा, तो स्पेशली जो एक अफोर्डेबल हाउसिंग गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर रही है, उनके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जब वो सामान महंगा होएगा, उनके बजट से बाहर जाएगा, तो वो भी चीजें जो हैं वो स्लो डाउन हो जाएंगी, वो इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं होएंगी। प्री कंस्ट्रक्शन की जो हाउसिंग प्राइसेस हैं वो भी बढ़ेंगी।
और इसके साथ साथ जो अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखें तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कम होएगी मार्केट में और इकोनॉमिक स्लो डाउन काइंड ऑफ ए सिचुएशन जो है वो हो जाएगी। हो सकता है इसको काउंटर करने के लिए बैंक ऑफ कनाडा इंटरेस्ट रेट को ड्रॉप करे, क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, चलाने के लिए वो करना है। बट इसमें यहाँ जो मेरी एक सभी हमारे जो कनेडियंस हैं उनके लिए एक अपील ये है कि इसको रिफॉर्म को थोड़ा सा मैनेज करने के लिए हमें भी एक स्मूथ और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए। तो जब आने वाले इलेक्शन अगर हो रहे हैं तो आप जिस भी पार्टी को, जिस भी किसी कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं, आप अच्छी तरह से उनका देखें कि उनका विजन क्या है कनाडा को लेके, ताकि आने वाले टाइम में हम कनाडा को एक अच्छी और मजबूत सरकार दे सकें, ताकि अगर इस तरह का कोई टैरिफ लगता है तो वो उसको काउंटर करने के लिए एक अच्छी प्लानिंग कर सकें, और ताकि यहाँ पे कनाडा में इकोनॉमिक स्लो डाउन ना हो, चीजें स्टेबिलिटी से चलती रहें। बहुत सही कहा आपने दिनेश जी। एक हमारे कैनेडियन से जो आपने दरख्वास्त करी कि पार्टी जो भी आप चूज करें उसका विजन देखें और देखें कि आप स्टेबिलिटी रहे मार्केट में, तभी रियल एस्टेट मार्केट भी स्टेबल रह पाएगी। मैं अजय जी पूछना चाहूंगा, अजय जी अगर आपके क्या व्यूज हैं इसके बारे में? बिल्कुल जतिन, जैसे दिनेश जी ने अभी सभी को बताया है कि ये कैसे वर्क करेगा, अगर टैरिफ लगेगा इसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट है और हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट। डेफिनेटली दोनों तरफ ही लॉस होगा, प्रॉफिट तो किसी को होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि लेट्स से अगर कोई चीज़ $100 की मिल रही है, वो 25% लगने पे 125 की हो जाएगी। अफोर्डेबिलिटी तो पहले ही नहीं बन रही लोगों की, तो 125 की चीज़ कौन खरीदेगा? सो इसका फ़ायदा तो किसी को होना ही नहीं है, उल्टा नुकसान ही है। जैसे दिनेश जी ने अभी बताया था कि हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट चाहिए गवर्नमेंट में, तो हमें भी इस बार डिसीजन वाइजली लेना चाहिए। जो भी हम कैंडिडेट चूज कर रहे हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, वो हम वाइजली चूज करें, क्योंकि इस बार चूज किया हुआ बंदा हमें 4 से 8 साल आगे भी देखना है, क्योंकि 4 साल तो मिनिमम है ही यहाँ के। एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का होना भी बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। जो जैसे कि आपने कहा कि टैरिफ आ सकता है और प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ सकते हैं, उससे पहले हम आपके लिए बहुत ही अच्छे प्राइस पे आज बहुत सारी लिस्टिंग्स लेके आए हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं हमारी पहली लिस्टिंग 15 केटिंग ट्रेल यूनिट 615 इन ओकविल। अगर अजय जी आप बताना चाहें इसके बारे में। 50 केटिंग ट्रेल। हाँ जी बिल्कुल जी, ये ब्रांड न्यू कॉन्डो है, ऑलमोस्ट 900 स्क्वायर फीट है। इसमें 2 बेडरूम 2 वॉशरूम है और ये 6 लाइन एंड डंडास स्ट्रीट पे है, जो कि हॉस्पिटल के बिल्कुल करीब है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर आप इसको पर स्क्वायर फीट में भी काउंट करोगे तो आपको ये लेस देन 1000 स्क्वायर फीट पड़ रहा है। अगर आप ये बाय करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, टीम अरोरा को। जो हमारी अगली लिस्टिंग है वो है 106 सनडिन ड्राइव इन हाल्डीमैन। हाँ जी बिल्कुल, ये ऑलमोस्ट 1 ईयर ओल्ड हाउस है और ये हैमिल्टन से तकरीबन 15 से 20 मिनट दूर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये ऑलमोस्ट 25 से 3000 स्क्वायर फीट के बीच में है और इसमें 4 बेडरूम 3 वॉशरूम है और ये कॉर्नर लॉट है। बहुत अच्छी जगह है, बहुत पीसफुल कम्युनिटी है और ये इसमें आप देख सकते हैं पिक्चर में भी कितनी इसकी ब्यूटीफुल एलिवेशन है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। जो हमारी नेक्स्ट लिस्टिंग है वो है 61 चारकोल वे इन ब्रैम्पटन। बिल्कुल जतनी, ये हमारे पास है। ये काफ़ी बड़े लॉट में ऑलमोस्ट 72 बाय 107 फीट का लॉट है और इसमें 4 बेडरूम 4 वॉशरूम विद 2 बेडरूम की बेसमेंट बनी हुई है विद साइड एंट्रेंस। ये भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है और ये हमने लगाई है 1.349 की। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी बाय करनी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, टीम अरोरा को। जो नेक्स्ट लिस्टिंग हम आपके साथ लेके आए हैं वो मिल्टन में है 1316 विटनी टेरेस इन मिल्टन। ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। ये 2019 का बिल्ट है। इसमें 4 बेडरूम 4 वॉशरूम है और इसमें 3 बेडरूम की लीगल बेसमेंट है और ये बिल्कुल हाईवे के पास है और सारे जो बेस्ट स्कूल है मिल्टन के उसके अंदर बनी हुई है ये। और ये प्रॉपर्टी हमने लिस्ट की हुई है 1.43 की। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें लीगल बेसमेंट है जो कि आपकी ऑलमोस्ट 2000 से $2200 का रेंटल पोटेंशियल है इसमें। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, टीम अरोरा को। जो हमारी अगली लिस्टिंग है वो दिनेश जी बहुत ही लग्जूरियस लिस्टिंग 14 हटनविल ड्राइव इन ब्रैम्पटन, इसके बारे में कुछ बताएं।
जतिन, ये जो लिस्टिंग आप देख रहे हैं 14 हटनविल ड्राइव, ये ब्रैम्पटन के मिसिसागा रोड और जो क्वीन का इंटरसेक्शन है उस नेबरहुड में है। और इस प्रॉपर्टी की खास बात ये है कि ब्रैम्पटन के अंदर अगर आप देख रहे हैं एक अच्छी सब डिवीजन जिसमें सारे ही एस्टेट लॉट्स हों, तो यहाँ ये 50 से 60 घरों की एक एस्टेट लॉट की कम्युनिटी है, उसके अंदर ये घर बना हुआ है। और ये प्रॉपर्टी है ट्रिपल कार गैराज की, जिसमें 15 से 20 कार की पार्किंग आपकी ड्राइवे और गैराज में ही होगी। और साथ ही साथ ये 150 वाइडर लॉट है, 150 फीट का, ये 1 एकड़ का लॉट है जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी बनी हुई है। तो अगर आप ब्रैम्पटन में देखें तो 3 मिलियन के आसपास का तो कम से कम 1 एकड़ का लॉट आपको मिलेगा जो सर्विस किया हो पूरी तरह से। बट इस प्रॉपर्टी का प्राइस बहुत ही अट्रैक्टिव है और साथ इसके अंदर ये घर भी बना हुआ है ट्रिपल कार गैराज का, जो ब्यूटीफुल है, लिवेबल कंडीशन में है। इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी हमारा दोनों दिन ओपन हाउस रहेगा, तो कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए 25 नॉर्थ्सबेरी सर्कल यूनिट 89 इन ब्रैम्पटन। जतिन, ये जो लिस्टिंग है 25 नॉर्थ्सबेरी यूनिट 89, ये ब्रैम्पटन का एक बहुत ही बढ़िया नेबरहुड मिसिसागा रोड और फाइनेंशियल ड्राइव का है। और इसकी खास बात ये है कि ये पार्क फेसिंग यूनिट है और ये काइंड ऑफ ए ब्रांड न्यू यूनिट है, अभी कुछ ही महीने पहले इसकी क्लोजिंग हुई है। और ये बिल्कुल ही नया यूनिट, अपग्रेडेड यूनिट है और फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए, बिकॉज इट्स ओनली एंड ओनली फॉर 750 हमारा लिस्टिंग प्राइस है इसका। इस प्रॉपर्टी के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या हमारे ओपन हाउस पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू दिनेश जी। जो अगली लिस्टिंग है उसके बारे में मैं खुद बताना चाहता हूँ। 69 बेटरटन क्रेसेंट, 69 बेटरटन क्रेसेंट एक माउंट प्लेजेंट गोवा के नेबरहुड के अंदर, नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन के नेबरहुड के अंदर एक 4 बेडरूम 3 बाथरूम एंड यूनिट डबल कार गैराज टाउन हाउस है। और इसका प्राइस सुन के आप हैरान रह जाएंगे, अंडर 900,000 के अंदर 4 बेडरूम 3 बाथरूम्स एंड यूनिट कॉर्नर लॉट डबल कार गैराज अवेलेबल है। कॉल कर सकते हैं आप 4169108923। जो हमारी अगली लिस्टिंग है वो है 26 बेनहर्स्ट क्रेसेंट इन ब्रैम्पटन। जतिन, ये जो लिस्टिंग है ये क्रेडिट व्यू रोड और सैंडलवुड का जो इंटरसेक्शन है उसके अंदर एक फ्री होल्ड टाउन हाउस है। ये 3 बेडरूम का टाउन हाउस है, जैसे आप देख रहे हैं स्टोन और ब्रिक की इसकी एलिवेशन है। जस्ट 1-1.5 साल पुराना ये घर है और ब्यूटीफुली ये घर रखा हुआ है, वेकेंट प्रॉपर्टी है, ओनर इसके अंदर मूव ही नहीं किए और बिल्कुल नीट एंड क्लीन प्रॉपर्टी है और फुल्ली अपग्रेडेड क्वार्ट्स के काउंटर टॉप हैं, पॉट्स लाइट लगी हुई हैं। फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है 26 बेनहर्स्ट क्रेसेंट। थैंक यू दिनेश जी। जो नेक्स्ट लिस्टिंग है वो बहुत ही मिसिसागा के एक बहुत ज्यादा पॉपुलर एरिया मेडोवेल विलेज में 595 वॉरहोल वे इन मिसिसागा। ये जतिन जो लिस्टिंग है 595 वारहोल वे, ये मिसिसागा का जो मेडोविल विलेज का एरिया है, डेरी और मैकलॉगलन का, उस नेबरहुड में है। सो सारे ही हाईवे 401, 407, 410 ये यहाँ से मिनट्स अवे हैं। और इस प्रॉपर्टी की खास बात यह है, डबल कार गैराज की ये 4 बेडरूम की प्रॉपर्टी है और इसमें सेपरेट एंट्रेंस के साथ लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट एज ए सेकंड ड्वेलिंग रजिस्टर्ड की हुई वो अवेलेबल है। ब्रांड न्यू बनी हुई इसकी बेसमेंट है और पूरी अपग्रेडेड प्रॉपर्टी विद क्वार्ट्स काउंटर टॉप, पॉट लाइट्स लगी हुई, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। और ओपन हाउस भी इस प्रॉपर्टी का दोनों दिन लगाया जाएगा इस प्रॉपर्टी के ऊपर। जो हमारी नेक्स्ट लिस्टिंग है वो है 119 कोस्ट लाइन ड्राइव इन ब्रैम्पटन। जतिन, ये जो लिस्टिंग 119 कोस्ट लाइन ड्राइव ब्रैम्पटन में है, ये मिसिसागा रोड और हॉलस्टोन का एरिया या स्टील और फाइनेंशियल का जो एरिया है, डेरी और फाइनेंशियल का अगर हम लगाएं ब्रैम्पटन का, तो उस नेबरहुड में है। ये ब्रैम्पटन और मिसिसागा का बिल्कुल बॉर्डर है। पहली स्ट्रीट जो ब्रैम्पटन की आती है मिसिसागा 407 के बाद। तो ये प्रॉपर्टी जो है, खास बात इसकी ये है कि ये कैनिफ का बना हुआ घर है और कैनिफ जाना जाता है बिल्डर कस्टम बिल्ट घरों के लिए। तो इस प्रॉपर्टी में आपको मेन फ्लोर पे भी और सेकंड फ्लोर के ऊपर भी 9 फीट की सीलिंग मिलेगी, 8 फीट के डोर हैं, 40 फीट का ये लॉट है और पीछे ये 120 फीट डीप लॉट है। और खास बात इसकी ये है, आपको बहुत रेयर प्रॉपर्टीज मिलेंगी जिनके अंदर 5 बेडरूम हों। तो ये 5 बेडरूम की ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है और दोनों ही दिन इस प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा ओपन हाउस भी रहेगा। जो हमारी नेक्स्ट लिस्टिंग है वो है 379 वैली वे ड्राइव इन ब्रैम्पटन।
जतिन, ये जो लिस्टिंग 379 वैली वे ड्राइव है ब्रैम्पटन में, ये जेम्स पॉटर और क्वीन के नेबरहुड में है। और इस प्रॉपर्टी की खास बात ये है, ये ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी है। लास्ट ईयर मई में ये प्रॉपर्टी क्लोज हुई है और इसके साथ साथ इसमें लीगल सेकंड ड्वेलिंग बनी हुई है। 2 पोर्शंस में ये बेसमेंट बनी हुई है। एक इसका 2 बेडरूम का पोर्शन है, एक बेडरूम का पोर्शन है और दोनों से मिला के रफली आप $3,500 तक की इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। 3,300 स्क्वायर फीट का 5 बेडरूम का ये घर है और इस प्रॉपर्टी के लिए भी कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, इसकी व्यूइंग करनी हो, 416-910-8923 पे कॉल करें। जो हमारी नेक्स्ट लिस्टिंग है वो है 6 चैंपियन कोर्ट इन ब्रैम्पटन। जतिन, ये जो चैंपियन कोर्ट की लिस्टिंग है, ये ट्रिपल कार गराज का घर है और इस घर की खासियत ये है कि 5 गाड़ियां इस घर के गराज के अंदर पार्क होती हैं, 10 से 12 गाड़ियां इसके ड्राइवे के अंदर पार्क होती हैं और इसका जो लॉट है वो 174 डीप है और उसके अंदर पूल बना हुआ है और पूल बनने के बाद भी बहुत ही बड़ा लॉट आपकी ग्रीन स्पेस खाली है। और ये प्रॉपर्टी रफली 5,000 स्क्वायर फीट की इसकी लिविंग स्पेस है और इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी दोनों दिन हमारा ओपन हाउस रहेगा। दोनों दिन ओपन हाउस रहेगा। दिनेश जी, हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि इन प्रॉपर्टीज के बारे में अगर आप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारा नंबर स्क्रीन पे है 416-910-8923। और जाने से पहले हमारी एक लग्जरी लिस्टिंग और है 100 चेस्टवुड ट्रेल इन हैमिल्टन। 100 चेस्टवुड ट्रेल, मैं इसकी शायद हमारे पास पिक्चर नहीं है, बस मैं बताना चाहता हूँ ये एक लग्जूरियस एस्टेट लॉट है। 8 एकर्स लैंड है इसके साथ और ऑलमोस्ट 6600 स्क्वायर फीट का एरिया भी है। इसके लिए हम नेक्स्ट वीक हम आपको इसकी पिक्चर जरूर दिखाएंगे। और ये रही हमारी आज की लिस्टिंग्स और हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे जो टैरिफ की अनाउंसमेंट होने वाली है। मैं पहले पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है दिनेश जी कि अब फरवरी में क्या अनाउंसमेंट आएगी कि नहीं आएगी, आपका क्या कहना है? देखिए, थोड़ा सा डिपेंड करता है ये गवर्नमेंट के ऊपर। अगर वो इस चीज को थोड़ा स्टेबिलिटी के साथ थोड़ा मतलब कूल डाउन होके और अगर अपनी थोड़ी सी एकजुटता दिखा के एज ए कनेडियन अगर इस चीज के ऊपर वर्क करते हैं, बात करते हैं, जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इसके ऊपर अगर एक कॉमन डिसीजन बनाते हैं और जाके इसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि जैसे अजय ने भी बताया कि इसका देखिए किसी को फायदा इजीली नहीं होगा। हर तरफ के कंज्यूमर के लिए, चाहे वो इधर के हैं या उधर के हैं, उनके लिए थोड़ा नुकसान ही है। तो इसको थोड़ा सा कूल माइंड होके सारा पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट देख के अगर इस चीज़ को अवॉइड किया जा सके तो इससे थोड़ा सा मार्केट में स्टेबिलिटी क्रिएट हो सकती है। और वो जो चीज़ें हमारी उस चीज़ के ऊपर जो आप कहें टाइम, एनर्जी, पैसा जो उन चीज़ों के ऊपर लग रहा है, वही अगर हम अपनी कंट्री की डेवलपमेंट के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर लगाया जाए तो आई थिंक वो मोर प्रोडक्टिव हो सकता है। बहुत सही कहा आपने दिनेश जी। ये तो रहा हमारा आज का शो। हम पर आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे। जुड़े रहिए हमसे लाइव विद टीम अरोड़ा आवाज टीवी पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।